बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे उसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टॉक मार्केट में ये कमर्शियल बैंक के सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल NBP है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक बड़ा बैंक कंसिडर होता है और गवर्नमेंट की तमाम ट्रांजैक्शन NBP के थ्रू होती हैं और इसे स्टेट बैंक का फ्रंटमैन मतलब एजेंट के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। अब ज़रा हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। करंटली NBP के शेयर की प्राइस 33 रुपये 70 पैसे है। इसके शेयर की फेस वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर 10 रुपये है। इसने अपना 52 वीक्स की जो हाईएस्ट प्राइस बनाई वो 45 रुपये 24 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 30 रुपये 25 पैसे बनाई। इसका स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट 23.85% है। टोटल शेयर्स देखे जाएं तो तकरीबन 2 अरब 12 करोड़ शेयर हैं और ट्रेडेबल शेयर 23% के हिसाब से 50 करोड़ 74 लाख हैं। ये एक शरिया कंप्लाइंट शेयर नहीं है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है तो अल्टीमेटली मार्कअप की प्रैक्टिसेस के अंदर की जाती है, मतलब सूद की प्रैक्टिसेस में की जाती है। शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट ये नहीं कंसीडर होगा किसी भी सूरत में। अगर हम इसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें तो तकरीबन 11% इसकी प्राइस नेगेटिव हुई। इसने प्राइस लूज़ की और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 3% अपनी प्राइस में रेज़ हासिल किया इसने। इन अमाउंट टर्म्स देखा जाए तो तकरीबन 88 पैसे लास्ट 20 सेशंस में इसने प्राइस गेन हासिल किया। बुक वैल्यू देखी जाए इसकी इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक तो 134 रुपये 21 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 150 रुपये 15 पैसे है। करंट प्राइस से इसका डिफरेंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100 रुपये का बुक वैल्यू में डिफरेंस आता है, 134 रुपये 21 पैसे। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इतना बड़ा डिफरेंस, जो कि क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ये एक अंडर वैल्यू स्क्रिप्ट है। अब हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट्स देखते हैं और देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो कितनी देर के लिए करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर दिसंबर में उसकी ईयर एंड क्लोजिंग होती है और इसमें जो इन्वेस्टर पोजीशन लेना शुरू करता है वो अक्टूबर से नवंबर में पोजीशन ले लेता है और मार्च तक, जब तक उसके फुल ईयर रिज़ल्ट आते हैं, इन्वेस्टर अपनी पोजीशन रखता है। 2017 में इसने 10.82 पैसे का EPS शो किया और डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को 75% दिया। 2018 में 9 रुपये 41 पैसे का EPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2019 में 7 रुपये 43 पैसे का EPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2020 में 14 रुपये 36 पैसे का EPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2021 के 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट अभी तक आए हैं, तीसरा क्वार्टर का रिज़ल्ट आना है। पहले क्वार्टर में 3 रुपये 62 पैसे का EPS, दूसरे क्वार्टर में 4 रुपये 35 पैसे का EPS। दोनों क्वार्टर की कम्युलेटिव अगर EPS लगाया जाए तो 7 रुपये 97 पैसे बनता है। अगर इसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया जाए तो हमें नज़र आता है तकरीबन 15 से 16 रुपये के दरमियान EPS आने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर तकरीबन 14 रुपये 36 पैसे का EPS था और इसकी प्राइस नीचे रहने की एक वजह यह भी नज़र आती है कि इसने लास्ट ईयर 14 रुपये 36 पैसे का EPS हासिल करने के बावजूद अपने शेयर होल्डर को कुछ नहीं दिया इन पे आउट टर्म्स, जो कि नील था। अब ज़रा हम इसका एनालिसिस करते हैं कि लास्ट ईयर इस ईयर इसने क्या चेंजेस की कि जो इसकी EPS की रेंज 7 या 8 रुपये से 10 रुपये के दरमियान थी वो अचानक 14 रुपये पे चली गई और इस साल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 14 से 16 रुपये के दरमियान है। 2020 में देखा जाए तो स्पेशली कैबो रेट नीचे जाने की वजह से काफ़ी ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें एहसास प्रोग्राम था, जिसमें SME सपोर्ट प्रोग्राम था, हायर फेडरल PSDP प्रोग्राम था, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी। ये सारे ऐसे प्रोग्राम थे जिसके अंदर स्मॉलर लोन
के इनिशिएटिव ज़्यादा थे। स्मॉलर लोन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें रिकवरी रेशो, मतलब जो कर्ज़ा वापस आने की रेशो है उसकी इन कंपैरिजन टू बिगर लोन ज़्यादा है। गवर्नमेंट एंटिटी होने की वजह से बड़ी कंपनियां भी नेशनल बैंक से ही स्टेक लेती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉलर लोन के इनिशिएटिव इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा क्रिएट किए। और 2019 ऑनवर्ड देखें तो 2019 में जो मार्कअप की वैल्यू इनके पास रिसीव हुई, रिटर्न हुई, वो तकरीबन 23 करोड़ का मार्कअप इन्हें वापस गेट हुआ था, और ये इन थाउजेंड्स था। इसका मतलब है कि तकरीबन 2 खरब का मार्कअप वैल्यू इन्हें रिटर्न में आया, जबकि 2018 में सिर्फ 1.49 खरब। 2020 में भी इसी मोमेंटम को जारी रखते हुए इन्होंने 2.57 खरब रुपीस का मार्कअप इन्हें अर्नड हुआ, और 2021 में भी सेम मोमेंटम जारी है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी रही कि शॉर्ट या स्मॉल लोन दे के छोटे इन्वेस्टर को इन करना, जिसके अंदर एहसास प्रोग्राम ने बहुत ज़्यादा काम किया, और अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में भी ख़ुसूसन NBP को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि NBP इस वक्त अच्छी फुटिंग पे रिज़ल्ट पोस्ट करने जाएगा अगले तीसरे क्वार्टर की भी और चौथे क्वार्टर की भी, जिसका मतलब है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है 14 से 16 के दरमियान, उसे ये सरपास भी कर सकता है। इस साल के 6 महीने में अगर नेगेटिव चीज़ देखी जाए तो लोन लॉसेस हैं, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 7.7% बढ़े हैं। ये लोन लॉसेस का बड़ा फैक्टर जो पेंडेमिक मतलब कोविड की वजह से कंपनीज़ ने लिए हुए थे लोन्स, अगर वो पेंडेमिक में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए तो उस वजह से इनकी ये परसेंटेज थोड़ी सी बड़ी है। ये एक वाहिद पॉइंट है इस साल के अंदर जो इस कंपनी को कुछ लॉस शो कर सकता है। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर उससे ये नीचे EPS शो करता है तो ये एक मेजर फैक्टर होगा 14 रुपये से EPS को नीचे ले जाने में। इसके साथ साथ देखा जाए तो गवर्नमेंट ने 2 अहम स्टेप लिए जो कि बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट देने जाएंगे। एक तो अहम स्टेप ये था कि पहले विड्रॉल के ऊपर नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगाया जाता था और विड्रॉल के ऊपर कुछ फ़ीस काट ली जाती थी। लाख रुपए के ऊपर 600 रुपया नॉन फाइलर को लगता था। गवर्नमेंट ने वो रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से डिपॉज़िट की जो रेशो थी वो बैंकिंग सेक्टर में बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा, बैंकों के पास लिक्विडिटी क्रंच नहीं आएगा। लिक्विडिटी क्रंच आने की वजह से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैंकिंग सेक्टर में स्टॉप हो जाती हैं। इससे जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा कि जो लोग बोरिंग करना चाहते हैं, बैंक के पास अच्छे पैसे होने की वजह से उन्हें बोरिंग देना आसान हो जाएगी। जो दूसरा स्टेप है वो काइबो रेट का ऊपर जाना, ऑल्दो के बैंकिंग सेक्टर के लिए एक तो नुकसानदेह साबित हो सकता है कि लोग कम आएंगे काइबो रेट को देखते हुए कि वो बोरिंग करें, लेकिन जैसे ही सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट काइबो रेट ऊपर गया है, इससे जिन लोगों ने अपनी फाइनेंसिंग करवानी होगी वो जल्द अज जल्द इस एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और अगले 6 महीनों में हमें ज़्यादा फाइनेंसिंग होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो क्लाइंट है वो कोशिश यही करेगा कि इसी फाइनेंसिंग के ऊपर, इसी काइबो रेट के ऊपर फाइनेंसिंग करवा ली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपवर्ड मोमेंटम पकड़ लिया है और प्रॉबली 6 महीनों बाद वो 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा दें। तो ये एक अच्छा चांस होगा कस्टमर के लिए इस काइबो रेट के ऊपर फाइनेंसिंग करवाने का। 6 महीनों के रिज़ल्ट के लिहाज से इस बैंक ने 11.7% ग्रोथ शो की। एक्सपेंस मैनेजमेंट देखी जाए तो स्लाइटली उसके अंदर इंक्रीज़ है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, बिकॉज़ लास्ट ईयर आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर चल रहा था, इसलिए ओनली 0.7% उसकी प्राइस में इंक्रीज़ आया। अब हम अगर इसकी कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी EPS फुल ईयर पे देखें, 9 महीने तो पूरे हो चुके हैं, फुल ईयर पे EPS इसकी देखें तो तकरीबन 14 रुपये कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, जो कि लास्ट ईयर से स्लाइटली डाउन है, लेकिन 2019 से काफ़ी ज़्यादा है। और 2020 में 14.36 EPS आई थी
और नील पे आउट दिया था। इस साल 14 रुपये की EPS काफ़ी अच्छी EPS कंसिडर की जाएगी। इस शेयर की PE रेशो देखी जाए तो अभी जो PE रेशो नज़र आती है 6 मंथ के रिज़ल्ट के ऊपर वो 4.22 नज़र आती है, और हमारी एक्सपेक्टेड PE देखी जाए रिज़ल्ट के ऊपर तो वो तकरीबन 2.10% नज़र आती है, जिसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से ये PE रेशो में काफ़ी नीचे कंसीडर किया जा सकता है। करंटली जो अच्छे बैंक हैं वो 5 से 8 या 10 के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं। अगर 4.22 भी लगाई जाए तो PE के लिहाज से ये बैंक अपनी प्राइस से काफ़ी लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 2017 की इसकी हिस्टोरिकल प्राइस देखी जाए तो ये हाईएस्ट इसने 83-84 रुपये टच किया था। 2018 में भी इसने जो लोएस्ट किया वो 40 रुपये प्लस था, और इसकी EPS तकरीबन 9 रुपये थी। 2017 में इसकी EPS जब 10 रुपये थी तो ये 60 रुपये प्लस ट्रेड करता रहा। कोविड के टाइम में ये तकरीबन 27 रुपये इसने लो किया। अब अगर हम इसका EPS लास्ट ईयर का देखें और इस साल का EPS देखें तो लास्ट ईयर के EPS के लिहाज से इसने अपना हाईएस्ट जो जनवरी के अंदर शो करता है ये वो तकरीबन 43-44 रुपये बनता है, और फरवरी में ये तकरीबन 45 रुपये की रेंज को हिट करता है, जो कि इस साल का इसका हाईएस्ट प्राइस हिट होती है। और बैंकिंग सेक्टर के ट्रेंड को देखा जाए तो अक्टूबर ऑनवर्ड टिल जनवरी फरवरी तक वो अपनी प्राइस में गेन हासिल करते हैं, और जिस तरह की इसकी पोजीशन है और जो EPS हम देख रहे हैं उस लिहाज से अगर इसकी सिर्फ नेगेटिविटी है तो दो चीज़ों की, एक तो पे आउट अच्छा ना दिया जाना, और दूसरा जो मैंने 2 पॉइंट आपको एनालिसिस में बताए जिसमें लोन लॉसेस और स्लाइटली डाउन जो है वो है मार्कअप की जो इन्हें वैल्यूएशन गेन हुई है, क्योंकि इस साल लोन कम हासिल किए गए इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, जिसकी वजह से मार्कअप वैल्यू स्लाइटली डाउन थी। लेकिन स्टिल EPS 14 रुपये की रेंज में आ रहा है, और 14 रुपये की रेंज में देखा जाए तो 2 से 3 की PE के लिहाज से 40-42 रुपये इसकी वैल्यू बने, जो कि 2 और 3 की PE है, जबकि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल एवरेज के तौर पे 5 से 7 के दरमियान इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर लो लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें से ये बैंक हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है। इसका मतलब है कि 40-42 के प्राइस के ऊपर भी इसकी PE 3 की फुल ईयर के हिसाब से बनती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर पे आउट अच्छा हो तो ये 50 को आसानी से टच कर जाएगा। और अब टाइम भी आ रहा है, ऑलमोस्ट 4 ईयर से इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर को कुछ भी डिस्पर्स नहीं किया। इनिशियली हम इसकी प्राइस तकरीबन 40 से 45 के दरमियान ट्रेड होते देखते हैं, और जैसे ही पे आउट अच्छा आना शुरू होता है तो हम इसकी प्राइस 50 से 55 या 45 से 55 के दरमियान ट्रेड होते हुए देखते हैं। इसमें 6 मंथ के लिए पोजीशन लेना बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि अभी 33 रुपये 70 पैसे प्राइस को अंदर अगर 20 रुपये ऐड कर दिए जाएं, जो कि हम पे आउट के लिहाज से बता रहे हैं, तो 53 रुपये पे एडिशन आना ऑलमोस्ट 40 से 50% की ग्रोथ है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।